अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान के बहुत अच्छे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो लेक्चर 2 को डिस्कस करेंगे, जो हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है। आज इस वीडियो में हम जो है 2 चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वेट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। लास्ट मैंने जो है वो ये वाला लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ाए थे फिजिक्स के, ठीक है ना। आज हम चौथा और पांचवें चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, अब कुछ इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं कि देखो, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। देखो भाई, इजी है, कुछ नहीं है, इतने मसले की बात नहीं है। सिर्फ क्या है, देखो बात पता है क्या है, आपको फिजिक्स में बच्चों क्या है कि आपके जो भी फिजिक्स में ना सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, ठीक है ना। फिजिक्स में भी ऐसा ही है। अब फिजिक्स में क्या है कि भाई आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी डेफिनेशन, उनके फार्मूले, उनके यूनिट्स और उनकी डायमेंशन, ये तो आपको ऐसी आनी चाहिए, बिल्कुल हलवा, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे इसमें भी रट्टा लगा रहे हैं। और भाई रट्टा लगाने का गेम ही नहीं है, गेम पता है क्या है, सिर्फ समझने का गेम है। अब सपोज जैसे मैं बात करूं, यही हमारे सामने चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। अगर मैं वर्क के ऊपर बात करता हूँ, वर्क क्या है, अब ये डेफिनेशन थोड़ी ना रटेंगे कि भाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब ये तो जहन कॉन्सेप्ट क्लियर करने का गेम है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फार्मूला भी पता चल जाएगा, यूनिट भी हमें पता लग जाएगा और डायमेंशन भी हमें पता लग जाएगी। तो ये भी तो फिजिकल क्वांटिटी है ना एक। जैसे मैं वर्क होता है क्या है, वर्क ये है कि भाई जैसे सपोज ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है ना। इस बॉक्स पर मैंने अप्लाई करी फोर्स, ठीक है ना। फिजिक्स में वर्क डन कब होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई करी, इसके ऊपर मैंने अप्लाई करी है बच्चों फोर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने भाई अप्लाइड कर दी फोर्स, ठीक है। जब मेरा फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। अब ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, अपनी पोजीशन से वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना, वो इस तरफ आ गया, ठीक है। वो यहाँ पर जब आ गया तो वो अपनी पोजीशन से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया ना। तो यही तो हम बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए अपनी पोजीशन से, अपनी जगह से मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले। तो इस प्रोसेस को, इन प्रोडक्ट को हम कहते हैं, या दो क्वांटिटीज की बात हो रही है ना, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या, वो वर्क है, ठीक है ना। तो पहला एमसीक्यूज कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है। तो भाई यही है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। गेम है सारा कॉन्सेप्ट का। अच्छा, अब बात करते हैं पहले एमसीक्यूज की। वो कहता है वर्क इज सेट टू बी डन, ठीक है ना। आपके पास जो है वो वर्क समझ लो डन हुआ कब, कि जब आपने फोर्स का प्रोडक्ट करा डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी कि फोर्स अप्लाई करी और क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट मेरे पास क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। और आपको पता है ये क्या होता है, हमारे पास वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स इनटू डॉट, ठीक है। ये मेरे पास सॉरी पेन टैबलेट नहीं है तो इस वजह से मेरे को लिखने में इशू हो रहा है, ठीक है ना। तो यह मेरे पास क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क वो मेरे पास क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके पास यहाँ पे वो ये पूछ लेता है कि आपके पास 1 जूल किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है द वर्क डन बाय अ फोर्स इज मैक्सिमम। आपके पास वर्क डन अगर मैक्सिमम हो जाए जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल पर होगा मैक्सिमम। तो जाहिर बात है 0 डिग्री के एंगल पर होगा, क्योंकि देखो ना हमारे पास क्या है, जब मैं डॉट को हटाता हूँ तो मेरे पास फार्मूला क्या बनता है, एफ डी, और फिर मेरे पास यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो एंगल आ जाता है, वो आ जाता है मेरे पास कॉस वाला, ठीक है ना, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह हमारे पास एंगल्स पुट होते रहेंगे, 0, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, ठीक है ना। 0 पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 90 डिग्री पे क्या होता है, हमारे पास मिनिमम होता है। और आपके पास जो है वो, ठीक है ना, जब सॉरी 0 हो जाता है और नेगेटिव में मेरे पास क्या होता है, 180 होता है, ठीक है ना। तो यही सेकंड एमसीक्यू में यही बात कर रहा था कि 0 कब होगा, जब 90 डिग्री का एंगल होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी या 180 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा, सातवां एमसीक्यू दे रहा है कि हमारे पास इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वो हमारे पास वर्क है, ठीक है ना। अब देखो ये चीज पता है उसमें पूछता भी है एमसीक्यूज में, ये मैंने लिखा है ना यहाँ पर। तो ये है कि आपके पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा ना, कि दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी बनती है। तो यही तो है कि यहाँ पे क्या थे, दो आपके पास ये दोनों वेक्टर्स थे,
दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ तो आपके पास तीसरी क्वांटिटी क्या आएगी, वो स्केलर क्वांटिटी आई। ठीक है, और जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें अगर वो फिर एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो हमारे पास कौन सी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। अच्छा, एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है ना, एबिलिटी टू डू वर्क पूरी ये डेफिनेशन है। एनर्जी का यूनिट क्या है, वही सेम जूल है। ठीक है ना, आगे कहता है कि अगर किसी भी बॉडी में, किसी भी मूविंग बॉडी में एनर्जी पजेस करे तो आपके पास वो कौन सी एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। वो कहता है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करती है, मास और वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है बच्चों, हाफ mv²। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता आप सबको पता होगी। ठीक है ना, वरना मैंने मेहरान वाली प्लेलिस्ट में बाकायदा हर चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा, वो कहता है 12वें एमसीक्यूज में, इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अगर आपकी किसी भी बॉडी की स्पीड डबल हो गई तो जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, उसके ट्वाइस हो जाएगी, तो मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। आगे कहता है कि आपके पास द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, जिसको हम पी डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और उसका फार्मूला होता है हमारे पास, क्या फार्मूला होता है उसका, एम जी एच। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा लिखने का इशू है, तो एम जी एच हमारे पास फार्मूला है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास, ग्रेविटी और हाइट के ऊपर। आगे कहता है द एनर्जी पजेस बाय अ स्ट्रेच स्प्रिंग। ठीक है ना, जो आपके पास स्ट्रेचिंग स्प्रिंग होता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी पजेस करती है, तो वो जाहिर बात है कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, वर्क का पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, पावर इज डिफाइन एज, तो ये लास्ट टाइम उसमें टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, कि वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर मिलती है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। 1 वाट किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। अच्छा, इसके अलावा 18वां एमसीक्यूज है, 1 हॉर्स पावर इस अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। इसमें पूछता है कि भाई 1 हॉर्स पावर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, वो 746 वाट्स के इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बताया था कि लॉज भी आपने याद रखना है, जैसे लास्ट में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना वो बनती है ना वो खत्म होती है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा एक लॉ है। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है, आप फ्लाइंग एयरप्लेन में होती है। ठीक है ना, आगे कहता है फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी, ठीक है ना, कन्वर्ट इट्स। ठीक है ना, तो आपके पास एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। 22वां एमसीक्यू है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनमें से बताओ कि वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म ना हो, कौन सी होगी, जाहिर बात है केमिकल एनर्जी होगी। आगे कहता है इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल वाइल इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, जब आपके पास किसी भी बॉडी का मास डबल हो जाए, काइनेटिक वेलोसिटी उसकी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जाहिर बात है डबल हो जाएगी, क्योंकि वो मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है ना, आगे कहता है मशीन इज सेट टू बी आइडियल इफ इट्स एफिशिएंसी। ठीक है ना, मतलब उसकी कारकर्दगी कितनी होगी, क्या होगी उस मशीन की, तो ज़ाहिर बात है जब वो आइडियल गैस के ऊपर काम कर रही है तो ज़ाहिर बात है वो क्या होगी, पूरी 100% हो जाएगी। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो ये वाली। ठीक है ना, क्योंकि पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एमसीक्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 5 के एमसीक्यूज, जिसका नाम है आपके पास रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, या जिसको हम पुरानी बुक्स में कहते हैं, चैप्टर का नाम था मोशन इन 2 डायमेंशन। अच्छा, बात करते हैं इसमें, तो क्या बोल रहा है, पहला एमसीक्यूज बोला अ सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग। ठीक है ना, जो सर्कुलर मोशन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, हम उसको सर्कुलर पाथ पे बोलते हैं ना, सर्कुलर पाथ पर होता है वो मोशन। आगे कहता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई भी बॉडी मोशन कर रही है लेकिन वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, एब्सोल्युटली कांस्टेंट होगी, क्योंकि जाहिर बात है ना, वो हर जगह पे कहीं पे भी चेंज ही नहीं आ रहा, वो सेम ही स्पीड के साथ मोशन कर रही है, तो वो क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी।
वो कहता है द इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच क्वांटिटी चेंज कंटिन्यूसली। आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ चेंज होती है? वो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। बाकी उसकी स्पीड सेम रहती है। कैसे भाई? देखो ना, सिंपल सी बात है कि जैसे मेरे पास ये सर्किल है, ठीक है ना। अब एक ऑब्जेक्ट जब जा रहा है, वो इधर जाने के बजाय वो इधर चला गया, ठीक है ना। फिर वो इधर जाने के इधर पूरा इधर जाने के बजाय वो कहाँ चला गया? यहाँ से इधर चला गया। तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, लेकिन स्पीड तो अपनी जगह पे सेम है ना। अब ये मेरे पास सर्किल सही बना नहीं, ठीक है ना। बाकी उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि जब सर्किल बनता है और सर्किल पे जब बॉडी रिवॉल्व करती है, तो जब वो इधर जा रही है, जब वो इधर से रिवॉल्व करते करते आ रही है, तो वो यहाँ क्यों नहीं जा रही? वो यहाँ पे जा रही है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यू है आपके पास, द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, ठीक है ना। अब ऐसी फोर्स जो मतलब आपके पास सर्कुलर पाथ पे लगेगी, तो वो कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे एक्ट करती है? जाहिर बात है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। कोई भी सर्किल है, उसके सेंटर की तरफ मूव करेगी, या अर्थ की तरफ मूव करती है ना, अर्थ के सेंटर पॉइंट की तरफ। सही है। आगे कहता है हमारे पास द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो रेडियन होता है हमारे पास। एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइन, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? जैसे हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं ना, कैसे डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को? क्या आपके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या है? आपके पास वेलोसिटी है। तो एंगुलर में क्या होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सही है। आगे कहता है एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास? वो होता है रेडियन पर सेकंड। सही है। आगे कहता है एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। वहाँ हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। अच्छा, 10वां एमसीक्यू है हमारे पास कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। वहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, वो कहता है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड। हाँ, वन कंप्लीट जब रिवोल्यूशन होता है तो वो किसके बराबर होता है? 2 पाई का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आपने याद रखना है। आगे कहता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है ना। जब आपके पास एक पूरी रिवोल्यूशन हो जाए, ठीक है ना, तो आपके पास वो क्या कहलाता है? वो पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट इन, ठीक है ना, मतलब एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन उसने करी, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आगे कहता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। ये आपको पता है फ्रीक्वेंसी खुद किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर फार्मूले की बात करें तो 1/t, ठीक है ना। ये 1 लिखा है ऊपर मैंने, 1/टाइम, तो ये 1 हो गया। अच्छा, उसके अलावा कहता है इफ द पीरियड ऑफ अ बॉडी इज 0.5 इट्स फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है ना। अगर कोई भी बॉडी है उसका आप सॉरी किसी भी बॉडी का पीरियड आपको ये दे रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 हर्ट्ज हो जाएगी। अच्छा, 16वां एमसीक्यू कह रहा है द लीनियर स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्किल डिपेंड अपॉन, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी लीनियर स्पीड है किसी भी बॉडी की, वो सर्किल पे मूव कर रही है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो जारी बात है रेडियस और वेलोसिटी के ऊपर मूव करेगी। अब सपोज जैसे ये सर्किल, अब ये सर्किल अच्छा बना है। अब वो कह रहा है कि लीनियर स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की, लेकिन वो मूव कहाँ पे कर रही है? एक सर्किल में मूव कर रही है, तो डिपेंड किसके ऊपर करेगी? ये उसका रेडियस है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, बस। आगे कहता है द मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या हमारे पास? टॉर्क है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करती है? टॉर्क डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट क्या होता है कि जैसे कि आपके पास वो होता है ना कि आप जब यहाँ से ये जैसे कि आपके पास स्क्रू ड्राइवर है पाना, ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? उसका पिवट पॉइंट है, क्योंकि इसी एक्सिस से मेन पॉइंट से आप क्या करते हो? इसको घुमाते हो। 20वां एमसीक्यू आपको क्या कह रहा है? वो कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डिटरमाइंड बाय। आपके बाद जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं? राइट हैंड रूल के जरिए, ठीक है ना। कुछ रूल्स होते हैं ना, तो उसके जरिए हम क्या कर लेते हैं? डिटरमाइन कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन किसकी? टॉर्क की। 21वां एमसीक्यू देखें स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, सॉरी कब होती है? कि व्हेन, जब क्या हो? नेट टॉर्क
जीरो के बराबर हो जाए। देखो दो कंडीशन होती है आपके पास इक्विलिब्रियम की, ये मैंने उसमें लास्ट वाले में भी मैं आपको कह रहा हूँ ना, उसमें एमसीक्यूज था कि दो कंडीशन थी। फर्स्ट केस क्या होता है या फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि आपके पास तमाम फोर्सेस का सम क्या हो, वो जीरो के बराबर हो, ठीक है ना, या तमाम टॉर्क का सम जीरो के बराबर हो, ठीक है ना, ये दो कंडीशन होती है। अच्छा 22वां एमसीक्यूज आपको क्या कह रहा है, विच क्वांटिटी इज कन्वर्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है ना, कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व कर लेती है एक्सटर्नल टॉर्क को, तो वो एंगुलर मोमेंटम है। 23वां एमसीक्यूज आपके पास क्या, वो कह रहा है कि आ स्केटर स्पिन्स फास्टर व्हेन शी पुल्स हर आर्म्स इनवर्ड टू बिकॉज, ठीक है ना, कब होगा, जब हर एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, जब उसका क्या हो, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट रहे। अच्छा 24वां एमसीक्यूज है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू, ठीक है ना, आपके पास जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ड्यू टू किस वजह से, कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग एट सेंट्रीपिटल फोर्स, की दो चीज़ें वहाँ पर होती हैं। लास्ट एमसीक्यूज है आपके पास 25वां, वो कहता है कार मूविंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक टेंस टू मूव आउटवर्ड बिकॉज इट्स, ठीक है ना, तो आपके पास क्या होता है, वो इनर्शिया होता है। अब इसका कहने का मतलब ये था सिंपल सा कि अगर कोई भी कार एक सिंपल सीधे ट्रैक पे जा रही है स्ट्रेट लाइन पे, वो एकदम से मूव कर जाए, तो क्या चीज़ है जो आपको सेम उसी पोजीशन में रखती है, तो वो इनर्शिया है, ठीक है ना। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है, ठीक है ना। इनर्शिया तो हमारे पास यही होता है ना, कोई भी चीज़ जिस स्टेट में है वो उसको उसी स्टेट में रहने देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आज के दो चैप्टर, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। मेहनत करें, पढ़ें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। इसमें कोई भी सवाल हो तो आप भले बिला झिझक मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। कुछ भी बात समझ नहीं आई हो, ये पीडीएफ भी आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, या आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। हमारा इसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ग्रुप है, तो वहाँ पर आप भले मैसेज कर दिएगा, ठीक है ना। और पीडीएफ भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप भले पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।